स्टार्ट करते हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज़ 1.33 मीटर। वॉट डिस्टेंस टू द नियरेस्ट होल नंबर इज़ इन मीटर विल इट कवर इन 380 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो पहले हमें क्या दे रखा है, पहले हमें डायमीटर दे रखा है। ठीक है, 1.33 मीटर हमें डायमीटर दे रखा है। उसके बाद फिर हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का 1.33/2 करेंगे तो हमें रेडियस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि पेरीमीटर जो होता है वो 2πr होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर जो होता है वो 2πr होता है। पेरीमीटर जो होता है वो डिस्टेंस होता है जो एक रेवोल्यूशन में वो व्हील कवर करेगा। ठीक है, उसका जो पेरीमीटर होता है वो एक रेवोल्यूशन में जो व्हील कवर करेगा वो डिस्टेंस होता है। तो अगर हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं तो हम 380 रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसको पेरीमीटर में 380 को मल्टीप्लाई करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम आइए निकालते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2πr, 2 यहाँ हो गया, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, और आर की वैल्यू हमने वैसे की रख दी 1.33/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1.33 जो है वो 7 से डिवाइड हो गया, तो इसका रिजल्ट आया 0.19। ठीक है, और 0 फिर आगे आता है 22 इंटू 0.19। ठीक, ये इसकी वैल्यू आएगी 4.18 मीटर। तो हमारा जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू आ गई 4.18 मीटर। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 380 रेवोल्यूशंस। तो एक रेवोल्यूशन में होता है डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 4.18 मीटर। अब 380 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 4.18 इंटू 380। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1588.50 मीटर। ठीक है, ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा 380 रेवोल्यूशन में, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ द डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन इज 18 सेंटीमीटर and the area of its curved surface is 424/2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, then its height will be। तो उस पहले तो हम कोन बनाते हैं। ठीक है, तो कोन में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कोन का, ठीक है, ये है स्लांट हाइट बोलते हैं इसको, एल बोलते हैं। ठीक है, और ये कोन का हाइट हो गया जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये कोन का रेडियस हो गया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है कोन का कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, तो पाई इंटू रेडियस इंटू लेंथ। ठीक है, तो पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई आर एल। ठीक है, और हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 4242/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2970/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 को 424 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2970/7। ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आता है कि अब हमें पता है कि हमें स्टार्टिंग में हमें डायमीटर इसने दे रखा था 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम निकाल लेंगे 9 सेंटीमीटर। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। ठीक, तो अब हम यहाँ से फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई आर एल इज इक्वल टू 2970/7। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू 2970, और ये जो पाई है और ये जो एल है, ठीक है, वो इधर आ जाएगा। तो पाई और आर जो है इधर नीचे आ जाएगा, तो आर इंटू पाई अपॉन 7। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, तो 22/7 हो जाएगा, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ गया ये 7। ठीक है, उसके बाद से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले 7 से 7 जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 2970 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 330 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 330 है, तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको 11 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा 30 और 2। ठीक है, अब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर हमारा स्लांट हाइट की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें पता है कि अगर आप इसे देखो कोन पे, तो ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एच स्क्वायर जो होगा, जो एच स्क्वायर होगा वो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर हमने अभी निकाला 15 स्क्वायर, और आर स्क्वायर हमें दे रखा था 9 स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 1225 माइनस 81 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 11144 का अंडर रूट। हमें पता है ये किसका अंडर, इसका रूट क्या होता है, वो होता है 12। तो इसकी हाइट जो हमें निकालनी थी वो आ गई 12 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एंगल ऑफ ए रोम्बस ऑफ ए साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें रोम्बस की साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखी है इस 60 डिग्री, और रोम्बस की हमको एक एंगल दे रखी है 60 डिग्री। ठीक है, और फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर डायगोनल। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ लार्जर डायगोनल। ये रोम्बस हमने बनाया, ठीक है, ABCD। ठीक है, और ये इसको A दिया, इसको नाम B दिया, इसको C दिया, इसको D दिया। ठीक है, अब ये जो है एक रोम्बस के सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये भी 28 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 28 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें दे रखा है कि हमें दे रखा था साइड हमने लिख दिया, अब हमें एंगल एक दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है रोम्बस के अंदर कि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, तो ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 360 डिग्री में से 120 डिग्री गया तो बचा 240 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल 60 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ, तो जो शेष एंगल बचा वो बचा 360 माइनस 120। ठीक है, तो वो जो हुआ वो बराबर हुआ आपके 240 के। ठीक, तो 240 एंगल हमें पता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो 240 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एंगल 120 डिग्री आ गया और ये भी एंगल 120 डिग्री आ गया। ठीक है, और हमें पता है जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ये 120 डिग्री आ गया, तो ये एंगल रोम्बस में क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल जो डायगोनल जो है एंगल वो जो होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें पता है हम ये ट्रायंगल अगर हम लें ABD ट्रायंगल लें अगर हम, ठीक है, तो ये जो ABD ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया क्योंकि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो इसके तीनों साइड्स इक्वल हो गए, ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये हमें 28 दे रखा, तो ये 28 है, तो ये भी 28 हो गया, ये भी 28 हो गया। तो अब हमें पता है कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो ये 14 हो गया और ये 14 हो गया। BO इज इक्वल टू 14 और OD इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब हम इजीली निकाल सकते हैं। अब ये राइट एंगल अगर लें AOD, अगर हम राइट एंगल लें तो ये 90 डिग्री पे है, हमको ये साइड पता है और ये साइड पता है, तो हम AO निकाल सकते हैं। तो AO कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे कि बे जो है हाइट का जो होता है वो अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज 28 है और बेस 14 है, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर 784 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, तब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 588। तो AO इज इक्वल टू हो जाएगा 588 को हम सिंप्लीफाई करके 196 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 196 का अंडर रूट अगर हम को बाहर लाएंगे तो वो 14 हो जाएगा, तो 14 बाहर आ गया और ये हो जाएगा 14√3 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया आपका, AO का ये लेंथ हो गया। अब हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल। ठीक है, तो हमें एक डायगोनल का लेंथ तो हमें पता चला गया कि ये जो है वो आपका 28 है। ठीक है, एक डायगोनल का पता था। अब इसका लेंथ हमें 14 पता चला गया, तो इसका भी 14 होगा, 14√3 है इसका एंगल इसका, तो इसका भी 14√3 होगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 28 14√3 प्लस 14√3 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28√3। ठीक है, अब हमें पता है कि ये डायगोनल 28 सेंटीमीटर का है और ये डायगोनल 28√3 का है। हमें पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 1.732। तो ये जो लेंथ होगी इसकी, तो इसको लिख सकते हैं ये बड़ा डायगोनल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 28√3 इज द लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि हमें क्लास इंटरवल दे रखा है
और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। क्लास इंटरवल में हमें दे रखा है डेली इनकम दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी में दे रखी है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ठीक। तो अब हमें पता है कि क्लास इंटरवल अगर कंटिन्यूस है, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम उसको ईजिली फॉर्मूला डाल के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में हम देख सकते हैं हमें मीडियन निकालना है, ठीक है, हमें बेसिकली मीडियन निकालना है, ठीक है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल जो है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। जो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है वो रेगुलर नहीं है। क्योंकि रेगुलर इसलिए नहीं है, यहाँ पे 14 से ख़त्म हो रहा है लेकिन स्टार्ट 15 से हो रहा है। तो ऐसा हम क्या करें कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो एक हो जाए, सेम हो जाए, तब हमारा क्लास इंटरवल जो है वो रेगुलर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि पहले वाले वैल्यू से हम 0.5 घटाते हैं, ठीक है, हम 0.5 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 9.5, और अगले वैल्यू में हम 0.5 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 14.5। तो इस तरह इसमें भी करेंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14.5, और ये इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू जो है कंटिन्यूस हो गई। अब जो क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस हो गया, 14.5 से 14.5 तक आ गया। इसी तरह पूरे क्लास इंटरवल में हम कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मैंने क्लास इंटरवल को पहले वाले 10 से मैंने 0.5 घटाया, और 14 में मैंने 0.5 ऐड किया, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे मैंने 0.5 घटाया 15 में से, और यहाँ पे 0.5 ऐड किया, इसी तरह करते चले गए। और आखिरी में हमने क्या किया, यहाँ पे 30 था तो इसको 0.5 घटाया तो 29.5 हुआ, यहाँ पे 0.5 ऐड किया तो 34.5 हुआ, यहाँ पे 35 था, 35 में से 34.5 घटाया तो 34.5 हो गया, और यहाँ पे ऐड किया तो 39। तो हमने देखा कि क्लास इंटरवल जो हो गया वो आपका रेगुलर हो गया, मतलब जहाँ से शुरू था वहाँ से आ गया, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमें दे रखा था, ठीक है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये आपका 5, 10 और 15 दे रखा था, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसका मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F इंटू H होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मीडियन का। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो हम एक और टेबल बना लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो ये पहला 5 हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते जाते हैं। तो 5 + 10 15 हो गया, 15 + 15 30 हो गया, 13 + 20 50 हो गया, 50 + 10 60 हो गया, 60 + 5 65 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसमें ये सब वैल्यूज़ क्या क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं L की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो L जो होता है वो पहले तो हम मीडियन क्लास निकालेंगे, ठीक है। तो मीडियन क्लास में हमने यहाँ तक जो ऐड किया, ये जो n मैंने लिखा है ये इज इक्वल टू यही n यही होता है, ठीक है। तो n हमारा 65 आ गया, ठीक है, n हमारा 65 आ गया। तो हमें n/2 निकालना है, n/2 हमने निकाला, 65/2 हो गया 32.5 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये 32.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, टेबल में जाते हैं, इस टेबल में गए, ठीक है। अब यहाँ देखा हमने कि कौन सा ऐसा क्लास है, ठीक है, कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें 32.5 से ज़्यादा वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो हम देखते हैं ये क्लास है, ठीक है, क्योंकि 50 की वैल्यू जो है वो 32.5 से ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास, ये मैंने डबल टिक लगा दिया। तो ये जो पूरा क्लास हो गया ये आपका मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। तो अब L जो है ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब ये क्लास आपका मीडियन क्लास, तो इसका लोअर लिमिट ये हो गया 24.5। तो L इज इक्वल टू 24.5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये CF का वैल्यू क्या है, आप सोच रहे होंगे CF क्या है, तो CF जो होता है क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे का प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले का जो क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया CF। तो CF मैंने लिख दिया 30, ठीक है। अब आता है F, क्या होता है यहाँ पे जो F ये दे रखा है, ये F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास ये है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है F20, ये F हो गया, ठीक है, ये F हो गया, ये CF हो गया, ठीक है। अब आता है बचा H क्या है, ये क्लास साइज़ है। तो क्लास साइज़ आप देख सकते हैं 9, क्लास साइज़ होता है लेंथ ऑफ क्लास, ठीक है। तो 14.5 में से जब आप 9.5 घटाएंगे तो 5 आएगा, वैसे ही 24.5 में से इसमें भी घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ भी घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ भी घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ भी घटाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ भी घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है H भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट करेंगे,
ठीक है। तो L की जगह हमने 24.5 रखा, N/2 की जगह हमने 32.5 रखा, ठीक है, और CF की जगह हमने 30 रखा, ठीक है, और F की जगह हमने 20 रखा, ठीक, और H की जगह हमने 5 को रखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5/20 इंटू 5, तो 5 से 20 काटेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये डेसिमल हटाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो 25/40 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 5/8 हो जाएगा, 5 से कैंसिल होके, तो 5/8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो और ये हो जाएगा 0.625 हो जाएगा 5/8, और इसको हम 24.5 और 0.625 को ऐड करेंगे तो 25.125 आएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई और कर देंगे तो 25.13 आंसर है। यही है मीडियन, ठीक है। इस डाटा का मीडियन आपका ये है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, A cloth seller by selling 33 meters of cloth makes a profit equal to the selling price of 11 meters of cloth. What is his profit percentage? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें दे रखा है कि एक क्लॉथ सेलर है जो 33 मीटर क्लॉथ को बेचता है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब मानते हैं, पहले हम वो करते हैं कि मानते हैं कि वैल्यू क्या दे रखी है। तो पहले हम देखते हैं, हमें 33 मीटर क्लॉथ हमने बेचा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, मान लो कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर ऑफ क्लॉथ इज एक्स, ठीक है, एक्स रुपीज़ हमने मान लिया, ठीक है। और हमने फिर माना कि लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ वाई रुपीज़, ठीक, मान लिया। तो अब हमें पता है कि जो अब हमें दिया क्या था, हमें दिया था कि जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ है, ठीक है। तो अब हमने पता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर क्लॉथ इज़ वाई है। तो जब 11 मीटर करेंगे तो y/3 हो जाएगा, y/3 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 33 जो है 11 जो है 33 जो है 11 का 3 टाइम्स है। तो जब इसको यहाँ पे ये हो जाएगा 33 इंटू 11, और ये 3 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 11 मीटर का कॉस्ट जो हो जाएगा वो y/3 हो जाएगा रुपीज़, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो दिया था हमने लिखा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमने सेलिंग प्राइस हमें पता है y है और कॉस्ट प्राइस हमें पता है x है, ठीक है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, जो हमने निकाला भी कि 11 मीटर क्लॉथ का जो सेलिंग प्राइस हमने निकाला वो निकाला y/3, तो यहाँ पे y/3 लिख देंगे। फिर 3 इधर आ गया, 3y माइनस 3x इज इक्वल टू y हो गया। अब भी इसको सिंप्लीफाई किया तो ये y इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो 2y इज इक्वल टू 3x हो गया। अब y/x जो इज इक्वल टू हो जाएगा वो 3/2 हो गया, ठीक है। तो अब हमें y क्या, हमने क्या माना था, हमने y सेलिंग प्राइस माना था, ठीक है, और x क्या माना था, हमने कॉस्ट प्राइस माना था। तो हमने सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस की रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब जब रेशियो निकल गया तो हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो हमने सेलिंग प्राइस हमारा रेशियो निकाला, हमने 3 आ गया मान लो, और कॉस्ट प्राइस 2 हो गया, तो इसका प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 हो गया, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमने 2 मान लिया, यहाँ पे हमने 2 रख दिया, और यहाँ इंटू 100 किया तो 2 को यहाँ से डिवाइड किया तो ये 50 आ गया, और ये हो गया 50% जो इसका प्रॉफिट परसेंट हुआ। ये इसका आंसर है।